हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 9th चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग को पढ़ना है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो एनएलएम का सेकेंड लॉ हम लोग जानेंगे। तो सेकेंड लॉ का जो फॉर्मूला है एक तरह से F बराबर होता है ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आता कहाँ से है उसकी हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि सेकेंड लॉ जो है ये बोला जाता है कि रेट ऑफ change of momentum, rate of change of momentum is directly proportional to the force in the direction of motion, direction of motion। देखो, चेंज इन मोमेंटम की अगर बात करें, पहले भी बताए हुए हैं हम, अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा पी। ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज, जो आपका होता है बिग चेंज। क्या होता है? बिग चेंज होता है। तो ये डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम का मतलब सिंपल समझो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, एम वी माइनस एम यू, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम। लेकिन अगर रेट ऑफ चेंज मोमेंटम बोले तो इसको आप चेंज इन टाइम से डिवाइड कर दीजिए। अगर रेट की बात करें तो चेंज इन टाइम से डिवाइड कर दीजिए। मतलब क्या कि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम क्या? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का। मतलब फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी का। रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो कहने का मतलब क्या कि सर ये जो F होता है फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये पूरे टर्म को कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये पूरे टर्म को कहते हैं। अब एक बात देखिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डेल्टा P को क्या लिखते हैं? एम वी माइनस एम यू अपॉन चेंज इन टाइम को मान लीजिए कि T बराबर 0 से T बराबर T टाइम तक चला। तो चेंज का मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज क्या होगा? T माइनस 0 मतलब सिर्फ T। तो यहाँ पे हम सिर्फ T भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो एक बात बताइए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा, मास कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट है। ये जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे ये सिर्फ फॉर कांस्टेंट मास होगा। कांस्टेंट मास मतलब मास अगर चेंज नहीं हो रहा है तो, अगर मास हमेशा सेम है तो m कॉमन निकालेंगे, क्या होगा? v माइनस यू बाई टी। ठीक है। तो एक बात आपको याद आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी। वी माइनस यू बाई टी क्या होता है? v माइनस यू बाई टी क्या होता है? v माइनस यू बाई टी होता है आपका एक्सीलरेशन। तो m इंटू ए हो गया। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहाँ पे इक्वल आता है, उसके बदले में एक कांस्टेंट आता है के एम ए। और अगर के की वैल्यू 1 होती है, अगर क्या के की वैल्यू 1 होती है तो जो आपका फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन, F बराबर एम ए। F बराबर एम ए। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। यही है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कुछ बात करनी है आप लोग से, ये कि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो माइक है आप उसको अपने टी शर्ट में पिन क्यों नहीं कर लेते हैं। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इस रूम में पूरा खिड़की लॉक है, गेट लॉक है, फ़ैन को ऑफ़ किए हुए है, बस एक पे फ़ैन चल रहा है। क्योंकि अगर इसको बंद कर दे तो मोबाइल जो है हाई टेम्परेचर का वार्निंग आ जाता है और मोबाइल वीडियो नहीं बनता, अपने आप बंद हो जाता है। तो इसलिए हाथ में माइक रखे हैं, क्योंकि ये माइक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, डेट्स वाई आवाज़ अच्छी नहीं जाएगी, इस वजह से हाथ में रख के पढ़ा रहे हैं। कोई इशू नहीं है। टी शर्ट में पिन कर सकते थे लेकिन नहीं किए हैं क्योंकि आवाज़ जो है आपको अच्छी नहीं जाएगी। कोई बात नहीं, आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से ही पढ़ा रहा हूँ। और आप मेरा पढ़ाई देखिए, अगर अच्छा है तो ज़रूर जो है सपोर्ट कीजिए हमको। तो अब आते हैं टॉपिक्स पे। टॉपिक्स क्या है कि सेकेंड लॉ जो है आपका कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये फॉर कांस्टेंट मास, फॉर कांस्टेंट मास के लिए ही ये वैलिड होगा, फॉर कांस्टेंट मास। तो सर मास वेरिएबल कब होता है? कांस्टेंट मास की बात कर रहे हैं आप, मास वेरिएबल कब होता है? हाँ, मास वेरिएबल होता है। जैसे कि आप अगर रॉकेट प्रपोर्शन का एग्जांपल लेंगे तो उसमें मास वेरिएबल होता है। जैसे इसको जो है आप इरेज करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक है जिसका m मास है,
जिसका मास m है और इसकी वेलोसिटी कुछ u है F फोर्स लगाने के बाद में अगर ये फोर्स लगता रहेगा तो बाद वाली वेलोसिटी कुछ भी हो जाएगी, मास वही रहेगा m और फोर्स F, ठीक है। तो अगर बात करते हैं इसका इनिशियल मोमेंटम, तो क्या होगा आपका इनिशियल मोमेंटम PI मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अगर बात करते हैं फाइनल मोमेंटम तो क्या होगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, जो फोर्स होता है वो यही होता है कि PI माइनस PF अपॉन T। तो यही ना PI और PF क्या है, सॉरी PF माइनस PI, माफ़ कीजिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो MV माइनस MU अपॉन T, तो M को कॉमन निकालेंगे V माइनस U बाई T। तो ये आपका जो है ये पूरा एक्सेलरेशन बना लेता है, तो F बराबर ma। तो ये तो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसका मास m है और इधर कुछ फोर्स लग रहा है इस पर F और इसकी कुछ एक्सेलरेशन इधर a है, ठीक है। तो अच्छा इस पर कितना, एक नीचे लगेगा mg फोर्स और ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स। ये किसी टेबल पे मास रखा हुआ है मान लीजिए, तो इसका दो इक्वेशन होगा। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़े हैं रिजल्टेंट फोर्स पढ़े हैं, जो आपका नेट फोर्स होता है वो फोर्स टुवर्ड्स राइट माइनस फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे निकालिएगा तो आपका जो होगा n माइनस mg बराबर 0 होगा। क्यों, इसलिए वो क्योंकि ये जो है वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा वो आपका 0 के बराबर होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा वो आपका 0 के बराबर होगा। तो n माइनस mg बराबर 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका mg, मास इनटू ग्रेविटी। अगर बात करते हैं इसका नेट फोर्स इस पे इधर ये इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स जो होगा वो होगा ma और ये फोर्स होगा नेट फोर्स। अगर हम a निकालना चाहते हैं तो F नेट अपॉन m आएगा इसका एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन अगर इस ऑब्जेक्ट पे होगा तो, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्चुअल में जो वेरिएबल मास का जो कंसेप्ट है ये तभी होगा F बराबर ma, वो जब मास जो है कांस्टेंट होगा तो। लेकिन जो आपका फोर्स होता है, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल देते हैं रॉकेट प्रोपल्शन। ये मान लीजिए रॉकेट है और रॉकेट के जो पीछे से होता है वो गैस निकलता है और इसमें फ्यूल होता है। तो जब जैसे जो है ये ऊपर जाएगा, रॉकेट ऊपर जाएगा, तो इसका जो मास है वो चेंज होगा। उसका मास क्या होगा, चेंज होगा। जैसे इसमें फ्यूल है, फ्यूल भरा हुआ है, जैसे ऊपर जाएगा तो इसका मास चेंज होगा। यहाँ से एग्जॉस्ट गैस निकलता है, इसका मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसका मास वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा F बराबर dP अपॉन dt, ये फार्मूला लगेगा। ये d जो है ये आपका स्मॉल चेंज है। क्या है, स्मॉल चेंज है। कभी कभी एक चीज़ और होता है, दूसरा चीज़ कि आपका जो m होता है वो होता है m नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये जो है आपका रेस्ट मास है ना, रेस्ट मास है, और ये आपका जो है वो मास में जो चेंजिंग आएगा वो है। तो क्या बोल रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि इस केस में भी मास चेंज होगा और इस केस में भी मास चेंज होगा, दोनों केस में मास चेंज होगा। जब मास चेंज होगा तो डायरेक्ट हम F बराबर ma नहीं लगा सकते हैं, F बराबर ma यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, F बराबर dP अपॉन dt, dP अपॉन dt। 9th क्लास में बस इतना ही है कि अगर मास कांस्टेंट है तो जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन लगता है। देखिए F बराबर dP अपॉन dt कहाँ से आता है, ध्यान दीजिएगा। F बराबर dP अपॉन dt कहाँ से आता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम क्या बोले कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या, सॉरी dP अपॉन dt से हमको लेके जाना है मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए ये जो dP अपॉन dt है, dP अपॉन dt है, P क्या है यहाँ पे, मोमेंटम है, ये d स्मॉल चेंज है। तो P बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो एक काम कीजिए ना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की जगह आप रखिए dmv अपॉन dt। ये इक्वल होता है तो k कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो इक्वल हम लिखते रहे, ठीक है। अब देखिए मास यहाँ कांस्टेंट नहीं है, मास यहाँ चेंज हो रहा है। मास कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। तो ये uv मेथड से डिफरेंशिएट होता है ना, d uv अपॉन dt या dx। तो uv का डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हैं, पहले u को लेते हैं u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx, यही ना डिफरेंशिएशन है क्लास 11th में। तो
यहाँ u भी लगाना है। क्या करना है, एक बार मास को बाहर निकाल के dv/dt रखना है, फिर प्लस वेलोसिटी को बाहर निकाल के dm/dt रखना है। मेन फार्मूला यही है। अब इसमें क्या होगा कि जब मास कांस्टेंट नहीं होगा तो फार्मूला ये चलेगा। अगर मास कांस्टेंट हो जाएगा, इफ मास इज कांस्टेंट, अगर ये वाला मास कांस्टेंट होगा, अगर मास कांस्टेंट होगा, मास कांस्टेंट नहीं होगा तो ये फार्मूला चलेगा। अगर ये मास कांस्टेंट होगा तो अब जो फार्मूला निकलेगा mdv/dt प्लस v dm/dt। अरे भाई m कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है, तो v इंटू dm/dt पूरा जीरो बनाएगा, तो ये सिर्फ बच जाएगा आपका f बराबर mdv/dt, क्योंकि ये जीरो हो गया। तो f बराबर m इंटू dv/dt। एक बात बताओ, dv/dt क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन। अच्छा हम बोले डेल्टा v/डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। तो बाबू ये बिग चेंज, ये बिग चेंज और ये आपका स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज। तो आपका ये जो स्मॉल चेंज है ना, ये भी एक्सीलरेशन है। तो f बराबर ma, कब, कांस्टेंट मास के लिए वैलिड हो गया, कांस्टेंट मास के लिए वैलिड हो गया। चलिए क्वेश्चन बनाइए आप लोग। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक कार है, ये कार का चक्का गायब है, चक्का नहीं है इसका जो व्हील है नहीं है। मान लीजिए कार है जिसका जो वेट है वो, सॉरी वेट कहते हैं, मास 1000 kg है और u वेलोसिटी से चल रहा है ना। बाद में जो इसकी वेलोसिटी है, कुछ भी वेलोसिटी है, ये जो u वेलोसिटी है ये दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बाद में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में चला गया, किस में चला गया, ये कार रेस्ट में चला गया। तो बोला क्या कि इस कार को रेस्ट में लाने वाला फोर्स कितना है, फाइंड, है ना, फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप दिस ऑब्जेक्ट, मतलब इस कार को रेस्ट में लाने वाला फोर्स कितना है। तो सबसे पहले मास दिया हुआ है, तो हमको पता है कि F बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ मास तो कांस्टेंट है 1000। सर मास तो पता है, अगर हम एक्सेलरेशन निकाल लें तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखिए क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले 50 मीटर जाके रुक गया, तो डिस्टेंस पता है हमको, डिस्प्लेसमेंट पता है कि 50 मीटर। गिवन क्या है, दूसरा क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आपका 5/18 है ना, ये किलोमीटर पर आवर हट के आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर को हटा दीजिए, ये मीटर पर सेकंड में आ गया, 18 दूना 36, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना। अच्छा बाद में जब ये रेस्ट में गया तो ये वाला जीरो, वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो देखिए क्या क्या गिवन है, s गिवन है, u गिवन है, v गिवन है, t तो गिवन नहीं है। तो दो को में t है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें दो इक्वेशन ऑफ मोशन में t लगा हुआ है। फर्स्ट और सेकंड में टाइम है, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब t का खेले खत्म कर देते हैं। बचा क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या है आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। क्लियर है। अब एक बात बताइए, v तो जीरो, तो ये खत्म, माइनस u स्क्वायर, u कितना 10, तो माइनस 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुना 10 बराबर 2 इंटू a इंटू एस कितना 50 मीटर। तो आपका a बराबर क्या होगा, -10 इंटू 10/50 इंटू 2, मतलब 100 खत्म। अरे 50 दूना 100, 10 दूना 100, मतलब a बराबर -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन -1 आया, तो फोर्स बराबर क्या होगा, फोर्स बराबर ma, फोर्स बराबर क्या होगा आपका ma। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन रख दीजिए यहाँ पे, यहाँ रख दीजिए, F बराबर ma, F बराबर फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F बराबर m कितना है आपका 1000 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो आपका फोर्स आ गया -1000, यहाँ पे आपका kg है, 1000 kg इंटू, तो 1000 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स आपका आ गया -1000 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग न्यूटन कहते हैं। तो 1000 न्यूटन, क्या कहेंगे 1000 न्यूटन। तो देखिए निगेटिव क्यों आया, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है था ये रिटार्डेशन हो गया। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, गाड़ी का मोशन इधर है और इसको रोकना था, तो रोकने के लिए जो हमको फोर्स देना पड़ेगा वो पीछे एक्सेलरेशन को घटाना पड़ेगा, रिटार्डेशन देना पड़ेगा। तो इस केस में जो है निगेटिव फोर्स, मतलब फोर्स का डायरेक्शन पीछे लगा। फोर्स का, अगर भाई आगे बढ़ रहे हो तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट में लगेगा, तब ना आपका जो है गाड़ी रुकेगा। तो यही चीज़ है। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब एक चीज़ और है कि ये चीज़ हम लिखे, ये नहीं समझा, इसको समझाते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये कह रहा है क्या
कि वेरिएबल मास के लिए हम क्या बताए थे, वेरिएबल मास का जो था वो dm dp/dt, वेरिएबल मास के लिए जो फोर्स है, वेरिएबल मास का, हाँ, m dv/dt प्लस v dm/dt। जब मास चेंज नहीं होगा तो ये फार्मूला लगेगा, जब मास चेंज होगा, मास जब चेंज होगा तो ये फार्मूला लगेगा, अगर मास चेंज नहीं होगा तो ये पूरा जीरो बना लेगा, तो ये बचेगा तो एम ए बनाएगा। तो वो वाला क्या है कि m बराबर एक फार्मूला लिखे हैं m0/√1 - v²/c²। ये जो m है आपका एक्चुअल मास है और m0 जो है आपका रेस्ट मास है। मतलब अच्छा एक बात बताइए, अगर ये वेलोसिटी आपका क्या हो जाए कि जो लाइट की स्पीड का आधा हो जाए, मान लीजिए कि लाइट का स्पीड c है, तो ये जो v हो गया वो आपका c/2 हो जाए, c/2 हो जाए। तो जब यहाँ पे c/2 रखिएगा तो c²/2² मतलब c/2 का होल स्क्वायर, c²/4, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, m बराबर m0/√1 - v² मतलब c²/4 अपॉन c², कुछ इस तरह से होगा, है ना, अपॉन यही होगा ना। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, m बराबर m0/√1 c²/4/c², ये कुछ इस तरह से है, डिवाइड c²/1, ठीक है। तो c²/4 × 1/c², ये c² कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा 1/4। क्या बच जाएगा आपका 1/4। तो 1 - 1/4 इसको सॉल्व कीजिएगा कुछ, m बराबर √1, ये आ जाएगा, यहाँ पे बता देते हैं, उधर। तो m बराबर क्या आएगा आपका m0 अपॉन एलसीएम कुछ नहीं तो नीचे 1, एलसीएम 4 आएगा, तो 4 - 1/√1 4 - 1/4 तो m बराबर m0/√3/2। तो ये ऊपर जाएगा, m बराबर 2m0/√3। देखिए m बराबर मतलब जो क्या बोल रहा है कि जो ये रेस्ट मास से थोड़ा ज़्यादा, मतलब एक्चुअल मास जो होगा ये क्या होगा आपका, सही है ना, एलसीएम 4 आएगा, नहीं, हाँ एलसीएम 4 आएगा, एक के पारा में 4 बार में 4, तो 4 इधर 1 इधर 1, जब हाँ 1 √3/2 तो 2m0/√3। तो ये कहने का मतलब ये इसलिए बता रहे हैं, कहने का मतलब क्या कि ये जो एक्चुअल मास है आपका और ये रेस्ट मास है, रेस्ट मास है वो दुगुना होगा। √3 की वैल्यू क्या 1.731 1.731 कुछ होता है समथिंग, हाँ। तो 2m0/√3, m बराबर 2m0/√3 का मतलब ये कि ये जो एक्चुअल मास है ना आपका, एक्चुअल मास कुछ कम जाता है आपका रेस्ट मास से, जब बढ़ जाता है, माफ़ कीजिएगा, बढ़ जाता है, दुगुना हो रहा है ना, बढ़ जाएगा, कुछ बढ़ेगा। 2/√3 का मतलब क्या कि समथिंग बड़ा होगा, कुछ बढ़ जाएगा। कब? जब लाइट का स्पीड ये जो वेलोसिटी है लाइट के वेलोसिटी के आसपास होगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा एकदम एक्चुअल मास जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा रेस्ट मास से। मतलब जितना पहले मास था, जब ऑब्जेक्ट स्पीड पकड़ता है तो बाद का जो मास होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। कब होगा ऐसा? जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के आसपास होगा तो, लाइट के वेलोसिटी के आसपास होगा तो होगा ऐसा, ऐसे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका v है ये आपका लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए, लाइट के स्पीड से बहुत कम, जैसे मान लो 100 200 300 हो जाए, इसको इरेज करते हैं। कहने का मतलब, इसको समझाने का मतलब ये था, जो एक्चुअल मास है वो रेस्ट मास से ज़्यादा हो जाता है जब ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड में चलता है। तो वो स्पीड कितना, लाइट के स्पीड के आसपास होनी चाहिए, या उससे आधा भी होगा तो चलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा। ऐसे जो है मेनली स्पीड 200 300 400 500 किलोमीटर पर आवर होगा, उससे तो ज़्यादा होगा नहीं, है ना। तो उसमें उस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ से, उस केस में क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका जो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कुछ 100 किलोमीटर पर आवर है, तो 100 बटे 100 गुना 100 ले लीजिए बटे c², मतलब लाइट का स्पीड का स्क्वायर। नीचे बहुत बड़ा नंबर और ऊपर बहुत छोटा, तो बहुत छोटा बटे बहुत बड़ा, अप्रॉक्स 0 नहीं आ जाएगा। बहुत छोटा बटे बहुत बड़ा, जैसे मान लीजिए कि हम 1 को 10 से भाग लगा दिए, 0.1 आंसर आया। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, 1 को 1000 से लगाए तो 0.001, 1 को इतना सारे नंबर से लगा दिए
तो 0.00001 2 3 4 5 6 1 2 3 4 जो है ना 0 पॉइंट कुछ इस तरह से आएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। हाँ देखिए कितना कम गया, मतलब नीचे का नंबर बढ़ाते जाओ ऊपर का नंबर घट वही रहेगा, तो लगभग आंसर बहुत छोटा आते जाएगा। मतलब एक ऐसा अगर 1/∞ कर दे तो 0 नहीं आ जाएगा आंसर, बहुत बड़ा नंबर से बहुत छोटे नंबर में भाग देंगे तो बहुत छोटा नंबर आएगा। तो ये लगभग तो आपका ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो आपका जो m आएगा वो m0/√1 माइनस ये पूरा टर्म 0 हो गया आपका। तो 1 - 0 मतलब रूट अब जो होगा m बराबर m0/√1 की वैल्यू क्या 1। तो कहने का मतलब जो आपका m होगा वो m0 के बराबर होगा। तो हम लोग का जो मास होता है अगर हम 100 के स्पीड से चलते हैं तो उसमें चेंजिंग नहीं आता है, इक्वल मास होता है, दोनों लगभग इक्वल होता है। लेकिन बहुत स्पीड से चले तो चेंज हो जाता है मास, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल मास। चलिए इतना तक समझ में आई बात। अब एक चीज़ और है कि आपका रिलेशन देखते हैं कि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ का रिलेशन क्या है। F बराबर क्या है आपका, F बराबर है m × v - u/t। अच्छा एक बात बता दीजिए, इफ़ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इफ़ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या कि पहले v वेलोसिटी है तो बाद में भी v रहा, या u वेलोसिटी है तो बाद में भी v रहा, मतलब ये जितना उतना ये। तो कहने का मतलब F बराबर m × v, मान लीजिए बाद में v ही रह गया बटे t, तो F बराबर क्या होगा m × v - v 0/t। तो कहने का मतलब सर F बराबर 0 आ गया। और 0 क्या है, ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स 0 कब होता है कि जब ऑब्जेक्ट जो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स 0 है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो क्या यही तो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यही तो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही तो है। चलिए इतना बात समझ में आई, आगे देखते हैं। एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, ज़बरदस्त चीज़ है कि हम लोग जानते हैं कि इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स वो होता है F × चेंज इन टाइम, ठीक। और अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं जो फोर्स होता है वो होता है ΔP/ΔT। इस दोनों को रिलेट कीजिए। I बराबर F के जगह क्या हम ΔP/ΔT लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनटू चेंज इन टाइम। I बराबर F की जगह ये हो गया, F की जगह ये हो गया चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम खत्म हुआ तो I बराबर ΔP। ΔP का मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम, तो mv - mu। इसका मतलब क्या कि मास को बाहर निकालेंगे v - u। चलिए आज तक इतना ही, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो है लेक्चर 4 आपको, लेक्चर 4 में भी अब सेकेंड लॉ से कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, न्यूमेरिकल्स अच्छे न्यूमेरिकल्स बनवा देंगे। चलिए थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है।